प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। टीचिंग एक्सपर्ट चैनल यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th टॉपिक नरेशन चल रहा था। नरेशन में आपका नियम चल रहा था यूनिवर्सल ट्रुथ। सीधा पॉइंट पर आते हैं, अनावश्यक बातें न करते हुए। पॉइंट क्या है? एक और मैं यहां सजेशन देना चाहता हूं टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट यू शुड फाइट विद योर ओन बैटल। अपनी स्वयं की ताकत से लड़ो, सचेत रहो, सजग रहो, रुचि रखो, धैर्य रखो। क्लासेज को धैर्य से पढ़ो, सुनो। कोई भी समस्या हो कमेंट में डाल दीजिए नीचे, या पर्सनली आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। सर मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको आप समाधान कीजिए। मैं उसका समाधान फोन पर भी करूंगा और यहां भी कर दूंगा। यूनिवर्सल ट्रुथ, एटर्नल ट्रुथ, ट्रेडिशंस। If RS clause has some facts of universal truth, eternal truth, maths or science formula, natural activities, habitual activities, proverbs, customs and traditions. यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये सब तथ्य हों, सार्वभौमिक सत्य, गणित विज्ञान का नियम, प्राकृतिक घटनाएं, आदत अनुसार होने वाले कार्य, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब हों, कहावतें हों, तो हम आरएस के टेंस को बदलते नहीं हैं। वी नेवर चेंज द टेंस ऑफ आरएस, चाहे आरवी में आपकी कोई भी वर्ब क्यों ना दी हुई हो। ये आपका चल रहा था। मैंने इसके नियम कुछ कल लिखा दिए थे कि हमें कौन कौन से तथ्य होने पर इसको चेंज नहीं करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में आपका सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी two and two make four. इनडायरेक्ट की बात करते हैं। ये आरवी मोहन को चेंज नहीं करेंगे और सैड टू को हम बदलेंगे किसमें? टोल्ड में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वाक्य साधारण है, प्रश्नवाचक नहीं है। आस्ट में इसलिए नहीं बदलेंगे। सैड के बाद टू यानी कि ऑब्जेक्ट देगा, टोल्ड में ही बदलेंगे। कर्म क्या हो गया? आरएस तो इस तरीके से हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में बात करते हैं तो द सब्जेक्ट ऑफ आरवी इज मोहन एंड द ऑब्जेक्ट इज मी। वी विल नॉट चेंज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, वी विल चेंज ओनली द वर्ब, एंड वर्ब इज हियर सेड टू। द आरएस क्लॉज इज नॉट गिवन इन इंटरोगेटिव, then we will change said to into told. कनेक्टर क्या लगा देंगे यहां? that, क्योंकि वाक्य कैसा है? साधारण। यहां कर्ता से प्रारंभ है, अब टू एंड टू। बात आती है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इस फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में नहीं बदलेंगे, चाहे यहां क्या है? सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, सेड है, क्योंकि ये क्या है? गणित का नियम है, गणित का रूल है ये, इसको चेंज नहीं करेंगे। मेक का क्या लिख देंगे? मेक। फोर का क्या लिख देंगे? फोर। यही तो मैं बता रहा था। मान के चलिए गणित का नियम नहीं होता तो हम मेक का सेकंड फॉर्म क्या बना देते? मेड। दूसरा सेंटेंस, The teacher said
अध्यापक ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। इनडायरेक्ट में द टीचर चेंज नहीं होगा, सैड का क्या रहेगा, सैड। यदि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो सैड को आस्ट में बदल देते, और यदि यहां सैड के बाद टू होता तो हम टोल्ड में लिख देते, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो। प्रश्नवाचक चिन्ह होने पर सैड का आस्ट बदल देते हैं और सैड टू को भी आस्ट बदल देते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होने पर सैड का सैड रहेगा और सैड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। यहां आरवी समाप्त होने पर वी विल अप्लाई हियर कनेक्टर, एंड कनेक्टर इज दैट। द सब्जेक्ट इज द सन, वर्ब इज राइजेज। वी विल नॉट चेंज, हम इसकी सेकेंड फॉर्म नहीं बदलेंगे क्योंकि यहां सैड यानी कि पास्ट टेंस दिया हुआ है, पर ये जो क्लॉज है वो क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, या कह सकते हो नेचुरल एक्टिविटीज, प्राकृतिक गतिविधियां। द सन राइजेज इन द ईस्ट का इन द ईस्ट। क्लियर? और भी सेंटेंस आप इनको कॉपी कीजिए या वीडियो को रोक करके उतारिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच में। माय फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, द रिवर गंगा फ्लोज into the Bay of Bengal, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है, गिरती है, जाती है। क्या लिखोगे, माय इनडायरेक्ट में फ्रेंड, सैड का क्या लिखोगे, सैड, कनेक्टर क्या लगा दोगे, दैट, द रिवर का क्या लिखोगे, द रिवर। ये तो चेंज होगा ही नहीं, ध्यान दीजिए, इसमें कोई सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम आता है तो चेंज करेंगे। ये तो सब क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा को हम बदलते नहीं है। द रिवर गंगा क्या होगा, द रिवर गंगा। फ्लोज का क्या होगा, फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। बे मान होता है खाड़ी, कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, कुछ अरब सागर की खाड़ी में। एक सेंटेंस लेते हैं आपका, साइंस फॉर्मूला की बात करते हैं तो ही सेड, उसने कहा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखोगे, ही, आप इनको उतारना भी है साथ साथ ही और समझना भी है, या बाद में उतार लेना वीडियो को पॉज करके, या बाद में वीडियो थोड़ा देख लेना। सैड का क्या लिखोगे, सैड, कनेक्टर दैट, वाटर का वाटर, बॉइल्स का बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप इसको सेकेंड फॉर्म में नहीं बदलोगे, यू विल नॉट चेंज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इनटू द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में नहीं बदलोगे। ओके माय डियर्स, एक सेंटेंस लेते हैं आपका प्रोवर्ब वाला, एक सेंटेंस लेते हैं आपका रीति रिवाज वाला। डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। राजू said
Hindus burn their dads. राजू, सैड का क्या होगा? सैड connector that Hindus burn their dads. बर्न फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि रीति रिवाज है, हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं। 100 साल पहले भी यही था, 1000 वर्ष पहले भी यही था। बदलेंगे थोड़ी इसको। 10 दिन बाद इस रीति रिवाज क्या चेंज कर देंगे? नहीं। 100 साल बाद चेंज कर देंगे? नहीं। फिलहाल की स्थिति में, फिलहाल की कंडीशन में तो शायद 1000 साल बाद भी चेंज नहीं करेंगे। ये अलग बात है, उस समय कुछ विषम परिस्थितियां होती है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रीति रिवाज चेंज नहीं होती है कभी भी। डायरेक्ट की बात करते हैं तो एक सेंटेंस और लेते हैं आपका प्रोवर्ब वाला। रंजीत said to me, all that glitters is not gold. सभी चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। रंजीत का क्या लिखोगे? रंजीत। सैड को किस में बदलोगे? टोल्ड में। कर्म क्या हो गया? मी। कनेक्टर दैट। ऑल का ऑल छोटा अक्षर बना दे। दैट का दैट। जिलेटर्स का जिलेटर्स। इज नॉट गोल्ड का इज नॉट गोल्ड। पता नहीं, कॉपी कीजिए। यहां आप क्लास को पढ़ रहे हैं, आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है इस सेंटेंस में कि सर यहां इज क्यों लिखा हुआ है? क्या आपने भूलवश गलत लिख दिया? नहीं, बिल्कुल सही है सेंटेंस। यहां जिलेटस बहुवचन है, फिर भी इज फिर भी सही है, क्योंकि जिलेटस से पहले एक डिटरमाइनर लगा हुआ है दैट। डिटरमाइनर आप जानते हो, ऐसे शब्द जो वाक्य में किसी संज्ञा का निर्धारण करते हैं, परिसीमन करते हैं, निर्धारक या परिसीमक या डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। There are so many determiners, a, and, the, this, that, these, those, either, neither, each, every, some, any, much, many, little, a little, the little, few, a few और the few। यहां बात की जा रही है कि इससे पहले तो दैट आ गया जो एक वचन के लिए आता हमेशा। दूसरी बात, ये कहावत है और कहावत हमेशा जैसी होती है वैसी ही लिखते हैं, हम उसे अपने अनुसार चेंज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। कहावत तो जैसी चली आ रही वैसी लिखेंगे, और अंग्रेजी में ये कहावत इज के साथ ही चली आ रही है, हम इसको कभी आर में नहीं बदलेंगे। जैसे कि नेचर नेवर चेंज, ये साधारण वाक्य है। नेचर एक वचन है, चेंज के साथ एस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये क्या है? कहावत है कि स्वभाव कभी नहीं बदलता है, हम भी उसमें एस नहीं लगाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोवर्ब्स कहावतें हैं, चाहे आपका फ्रेज हो, चाहे आपका इडियम्स लोकोक्तियां हों, मुहावरे हों, वो जैसी होती हैं उनको वैसा ही याद करना पड़ता है, वैसा ही लिखना पड़ता है। All that glitters is not gold, सभी चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। ये आपका क्लियर हो गया, यानी कि आपकी नेचुरल एक्टिविटीज और आपका क्या कहते हैं, एटर्नल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्यवादी। आपके नियम हो गए यहां 6। रूल नंबर 7, सातवां नियम आप लिख सकते हो, इफ
इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना पहले। देयर इज this world or this life or this earth in RS clause, then we do not change this into that। हिंदी मीडियम वाले, यदि RS क्लॉज में दिस लाइफ या दिस वर्ल्ड या दिस अर्थ आता है तो दिस को दैट में नहीं बदलते हैं। मैं यह सेंटेंस लिख रहा हूं, my friend said to me, you cannot get success in this life। इस जीवन में तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। बाकी सारे नियम चेंज हो गए। माई फ्रेंड का माई फ्रेंड, सेड टू का लिख देंगे टोल्ड माई डियर्स, एंड मी इज नॉट चेंज्ड। कनेक्टर दैट, कर्ता क्या दिया गया है यू। मैंने आपको कल कुछ सेंटेंस दिए थे, उनके बारे में कल बात करूंगा। कौन कौन से सेंटेंस दिए थे कल बनवाऊंगा उनको आज, और आप समझ लीजिए और फिर आप मैं कल बनवाऊंगा उनको। माई फ्रेंड told me that you, सेकेंड पर्सन, करता है, सब्जेक्ट है, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो यू के स्थान पर क्या लिख देंगे, आई। कैन पास्ट टेंस है, क्या लिख देंगे, कुड। नॉट, गेट का गेट, सक्सेस का सक्सेस, इन, और दिस लाइफ आ गया तो दिस लाइफ ही लिखेंगे। इस प्रकार से होगी सेंटेंस। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में लिख लेना, या वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो। दिस लाइफ की जगह दिस अर्थ आ गया। दिस वर्ल्ड, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस वर्ल्ड, तुम इस संसार में क्या कर रहे हो। हाउ कैन यू गेट ऑन विद इन दिस वर्ल्ड, तुम इस संसार में कैसे जी पाओगे, कैसे जीवन निर्वाह करोगे, ऐसे आ जाता है। तो आपको दिस दैट में नहीं बताना है। इसी में और लिखिए, नोट डालकर, सॉरी 7वां 8वां नियम लिखिए। रूल नंबर 8, if there is permanent effect in RS, we do not change must।
but there is obligation, sorry, हिंदी नहीं, then we change must into had to. हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी लिखेंगे यदि आरएस में स्थायी प्रभाव परमानेंट इफेक्ट हो तो मस्ट को नहीं बदलते हैं, लेकिन बाध्यता होने पर मस्ट को हैड टू में बदलते हैं। कॉपी कीजिए, उतारिए इसको, 20 सेकंड का समय है, स्क्रीनशॉट लीजिए या आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। कहने का मतलब कोई स्थायी प्रभाव होता है तब हम इसको मस्ट को किसी में नहीं बदलते हैं, लेकिन कोई बाध्यता दी गई है तो वहां बदल देते हैं। जैसे he said to her, डायरेक्ट स्पीच में समझिए, he said to her I must go now, ये आ गया। तो आप क्या लिखोगे, he said to will be changed into told। सेट टू किसे बदलेंगे, टोल्ड में हर का क्या हो जाएगा, हर। कनेक्टर क्या लगा देंगे, दैट। कर्ता कौन है, आई। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आरबी के कर्ता के अनुसार क्या हो जाएगा यहां, ही। यदि यहां सी होता तो क्या लिख देते, सी। यदि यहां आई होता तो आई का क्या लिख देते, आई। यदि यू होता तो आई के संबंध यू में। भाई इसमें दिया हुआ है ही ने हर से कहा कि मैं, तो मैं कौन हो गया, ही। तो यहां क्या लिख देंगे, ही। मस्ट को किस में बदलेंगे, हैड टू, क्योंकि इसमें बाध्यता है कि मुझे अभी जाना होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन इसको महसूस हुई है कि मुझे अभी जाना होगा, तो वहां हैड टू बदल देंगे। गो का क्या लिखेंगे, गो। ध्यान रखना हैड टू एक प्रकार की मॉडल है, जैसे मस्ट के स्थान पर आई हुई है। या आप कह सकते हो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कहीं आपको ऐसा लगे कि हेड आ गया और गो की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये गलत है। बिकॉज वी राइट ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब आफ्टर टू प्रपोजिशन। हैज टू के बाद या टू के बाद हम क्या लगाते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और नाउ को किस में बदल देंगे, देन में। ये क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, आपका एक सेंटेंस और लिखना है परमानेंट इफेक्ट वाला, स्थायी प्रभाव जिसमें होता है। जैसे माय फादर said to me everyone must die one day। एक दिन प्रत्येक को मरना है,
या मरना पड़ेगा। अब इसमें स्थायी प्रभाव है। सेंटेंस का आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि एक दिन सभी को मरना पड़ा, कहने का मतलब तो पास्ट हो गया, भविष्य में नहीं मरना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, आप इसमें स्थायी प्रभाव है, भविष्य तक का फ्यूचर इफेक्ट जिसमें दिया हुआ है वहां मस्ट को चेंज ही नहीं करेंगे। माय फादर का क्या होगा? माय फादर। सेड टू कैसे बदलेंगे बताइए? टोल्ड में। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी। कनेक्टर क्या लगा देंगे? दैट। एवरीवन का एवरीवन। मस्ट का क्या होगा? मस्ट। इसके बारे में बात की जा रही थी। डाई का डाई और वन डे का वन डे। इस प्रकार से आपका सेंटेंस होगा। क्लियर? कोई भी समस्या हो, एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव देन राइट इन कमेंट बॉक्स इन योर मोबाइल, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके डियर्स, आगे चलते हैं। रूल नंबर 8, 8वां नियम। आठवें नियम की बात करते हैं तो इसमें आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जिनको हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस। प्रिय विद्यार्थियों, लिखने के बजाय पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आदेश देता है, आज्ञा देता है, आज्ञा लेता है, प्रार्थना करता है, या फिर आप कह सकते हो ऐसे वाक्य जिनमें कोई व्यक्ति सुझाव देता है, किसी काम को करने की मना करता है या सलाह देता है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य हमेशा आरएस की बात करते हैं यहां, बाकी ये वाक्य वैसे भी आरएस के बिना भी तो हो सकते हैं। आरएस में तो वो होता है जो किसी ने कहा है, कोई जनरल वे में भी तो कह सकता है। आरएस में ये वाक्य हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, एम भी फर्स्ट से प्रारंभ होते हैं हमेशा ही, किसी भी कंडीशन में। ये किससे प्रारंभ होते हैं? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और कनेक्टर क्या लगाते हैं? टू। और आर भी जो होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? ऑर्डर्ड। यदि से आता है तो ऑर्डर लिखेंगे, सेज आता है तो ऑर्डर्स लिखेंगे, सैड आता है तो ऑर्डर्ड। एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, suggested, proposed या forbade, ये लिखते हैं। कौन सा लिखेंगे इसमें से? पता नहीं। कौन सा लिखेंगे? पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो भाव होते हैं ये भाव कहां दिए होते हैं? आरएस में। यदि आरएस में कोई आदेश का भाव है तो ऑर्डर लिखेंगे, रिक्वेस्ट का भाव है, प्रार्थना का भाव है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, सुझाव है तो सजेस्टेड, सलाह है तो एडवाइस। ध्यान रखिए, सलाह हमेशा बड़े छोटों को देते हैं और सुझाव बराबर के लोगों में दिया जाता है। यदि कोई प्रस्ताव है प्रपोज लिखेंगे और आप मना कर रहे हो तो क्या लिखेंगे? फॉरबिड।
मैं आपको यहां कुछ सेंटेंस देता हूं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस, वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी दो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलो। राइट समथिंग इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में कुछ लिखो। हैंग द कन्विक्ट, अपराधी को फांसी दे दो। शूट द ट्रेटर, देशद्रोही को गोली मार दो। शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दो। ये ऐसे सेंटेंस हैं जो आदेश के लहजे में आते हैं, और जो प्रार्थना में आते हैं वो प्लीज से प्रारंभ होते हैं। प्लीज डू समथिंग, या काइंडली से प्रारंभ होते हैं। काइंडली कंफर्म द नंबर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज राइट टू मी, प्लीज सेव मी, ऐसे सेंटेंस। प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रार्थना सूचक होते हैं, जिनमें कोई प्रार्थना की जाती है। सुझाव की बात आती है तो सुझाव वाले सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ होते हैं। लेट अपने आप में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, फिर कह रहा हूं आपको ध्यान रखिए, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, डोंट से प्रारंभ होते हैं, लेट से प्रारंभ होते हैं। ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, या मान लो डू भी फर्स्ट फॉर्म है, और लेट अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकेंड फॉर्म भी लेट होती है, थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। लेट मन होता है होना, किसी काम को करने देना, होने देना लेट कहलाता है। लेट इट बी डन, इसको किया जाए। लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। लेट मी राइट समथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर मुझे कुछ लिखने दो। लेट मी टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाने दो। ये सेंटेंस लेट वाले होते हैं। तो आप सबसे पहले यहां लिखना है आदेशात्मक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस। हिंदी में लिखिए पहले नंबर 1 रोमन संख्या में डाल करके, यदि RS मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो तो आर आरवी का मतलब सैड या सैड टू, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टू से। अब यहां पहले पढ़ता तब फर्क नहीं पड़ेगा। आरवी को सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में बदलते हैं। वह कनेक्टर टू लगाते हैं, प्लस एमबी फर्स्ट लिखते हैं। यानी कि टू के बाद, टू जोड़क शब्द के बाद हमेशा क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो तुमको आएगी ही, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। आरएस में जो प्रारंभ शुरुआत होगी वो फर्स्ट फॉर्म से ही होगी, और इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपको टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। इसके अलावा और कोई भी शब्द आते हैं तो उनको चेंज करते हैं, लेकिन वर्ब का, टेंस का यहां चेंज नहीं होता है। मैं यहां इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और लिख देता हूं, इफ RS clause starts or begins with the first form
of the main verb, then RV is changed into ordered or advised. We apply connector that we apply connector to and write first form after to connector. ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का। यदि RS क्लॉज किससे प्रारंभ हो? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से। देन RV को सेड या सेड टू को किस में बदला जाता है? ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में। और हम जोड़क शब्द क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं और टू के बाद क्या लिख देते हैं? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। वही की वही है। ध्यान दीजिए, RS में कोई आदेश दिया गया था ऑर्डर, और कोई भी सुझाव सलाह दी गई है तो एडवाइस लिखते हैं या सेंटेंस लिखते हैं। The chief, direct speech, said suit him at sight. क्या लिखोगे? The chief said का क्या लिखोगे? ऑर्डर। यहां एडवाइस तो नहीं लिखोगे, क्योंकि यहां चीफ आपको क्या नहीं कर रहा है? सलाह नहीं दे रहा है कि देखते गोली मार दो। आपको लगता है चीफ यानी कि सेनापति, कमांडर, मुखिया जो भी है, वो आपको आदेश दे रहा है या कि देखते ही गोली मार दो। तो यहां आदेश के लिए ऑर्डर लिखेंगे, सलाह नहीं कि आपको लगता है गोली मार दो, नहीं तो रहने दो। नो माय डियर्स, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर because he orders here shoot him at sight. गोली मार दो उसको देखते ही। तो यहां क्या लिखेंगे? द चीफ ऑर्डर, साइड के बाद साइड के स्थान पर ऑर्डर लिख दिया, कनेक्टर क्या लगा दोगे? टू। शूट क्या है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा कैसा ही लिख देंगे, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वर्ब चेंज नहीं होता है। हिम का क्या लिखोगे? हिम, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, बदला नहीं जाता। ध्यान रखिए, क्रिया के अलावा इसमें प्रोनाउन वगैरह जो भी चेंज है वे सारे चेंज होंगे, ये चेंज नहीं होगा, बस वर्ब। हिम थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं। यदि इसमें ये होता ना, शूट मी एट साइट, मुझे देखते ही गोली मार दो, ये होता तो हम मी को बदल देते इस चीफ के अनुसार हिम में, हर में भी बदल देते। एट का क्या लिखेंगे? एट, और साइट का क्या लिखेंगे? साइट। इस प्रकार से लिखा जाता है। अभी यह बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच में अगले सेंटेंस की। द जज सेड, न्यायाधीश ने कहा, हैंग द कन्विक्ट, अपराधी को फांसी दे दो, लटका दो। हैंग माने लटकाना, फांसी देना। इनडायरेक्ट की बात करते हैं। द जज सैड को किस में बदलोगे? ऑर्डर्ड। कनेक्टर क्या लगा दोगे? टू। हैंग का क्या लिखोगे? हैंग। आदेश दे रहा है अपराधी को फांसी दे दो, सलाह नहीं दे रहा है कि आपको लगता है फांसी दे दो, रहने दो, ऐसा नहीं। टू हैंग द कन्विक्ट का द कन्विक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस होगा। कॉपी द सेंटेंसेस, वाक्यों को उतारिए।
इसमें दूसरी बात करते हैं तो दूसरा प्रकार का सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ होता है। जैसे कि इसमें आ गया डोंट शूट हिम एट साइट, डोंट हैंग द कन्विक्ट, अपराधी को फांसी मत दो, इस प्रकार से आता है। तो वहां हम डोंट के हिसाब से ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड लिखेंगे तो ऐसा कैसा ही लिख देंगे। जैसे कि इसमें आ गया द चीफ सेड डोंट शूट हिम एट साइट, तो क्या द चीफ ऑर्डर नॉट टू शूट हिम एट साइट या फॉरवर्ड टू शूट हिम एट साइट। यानी कि डोंट आता है वो आगे समझाऊंगा, डोंट आता है तो यहां फॉरवर्ड लिखते हैं, टू लगाते हैं, और यदि डोंट आता है तो ऑर्डर लिखते हैं तो टू से पहले क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन आराम से टॉपिक होगा। पहले टॉपिक में आपको समय लगेगा, मैं गहरा लेके जाऊंगा सेंटेंस को, जिससे कि टॉपिक को, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। एक भी क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का छूटता है, आपको प्रॉब्लम आती है, फिर दिक्कत यह है कि आप गहराई से पढ़ें तो एक क्वेश्चन आप ना छोड़ पाए। लेकिन यदि आप सुपरफिशियल तरीके से पढ़ें, ऊपरी तौर पर ही आप पढ़ते हो, तो यहां 4 नंबर में से आपके नरेशन में जो हमारे एक प्लस पॉइंट है, यह हम नंबर नहीं काट सकते, यहां पूरे नंबर आपको लाना पड़ेगा। इसलिए धैर्य रखो, 2 दिन 4 दिन जो भी इस टॉपिक में लगेंगे कंप्लीट करने में, पूरा होने में, वो आपको रखने। तो दूसरे टॉपिक में आपको इतना समय नहीं लगेगा, तीसरे टॉपिक में और भी कम समय लगेगा, चौथे टॉपिक में और भी कम समय लगेगा। माय डियर्स, कल मैं आपके कमेंट्स और पढ़ूंगा और आपके जो भी सुझाव या समस्या होगी उसके बारे में फिर बात करूंगा। कुछ बच्चों ने कमेंट डाले भी हैं, मनोज, रुद्राक्ष, विशांत, और भी बहुत बच्चे हैं, मैं उनका नाम फिलहाल नहीं याद आ पा रहा है, अनामिका, और भी बच्चे हैं, शर्मा जी हैं। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, और भी अपने साथी हैं उनको बताते रहिए। घर पर बैठ करके आप अध्ययन कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कीजिए भविष्य के लिए। ये आपका 2 सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस की यहां बात करते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा। स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। क्या कहा अध्यापक ने, हमेशा सच बोलो। क्या लिखोगे, द टीचर सैड के स्थान पे क्या लिखोगे, एडवाइज्ड, अध्यापक ने सलाह दी। कनेक्टर क्या लगा दोगे, टू, और स्पीक का क्या लिखोगे, स्पीक। द ट्रुथ का क्या लिखोगे, द ट्रुथ। ऑलवेज का ऑलवेज। हालांकि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें ऑलवेज पहले आ जाता है। अभी सेंटेंस उतारना नहीं है, ये समझिए पहले। इस प्रकार के सेंटेंस में ऑलवेज यहां आ जाता है, बाद में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। द टीचर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज, या टू स्पीक ऑलवेज द ट्रुथ, ये भी ठीक है। लेकिन यदि आपको यहां आ जाता, अभी रुकना उतारना नहीं, आपको यहां आ गया फर्स्ट में ही द टीचर, विशेषकर शुरुआत में इनका प्रयोग होता है, ऐसा नहीं पीछे प्रयोग नहीं हो सकता, ऑलवेज वहां भी आ सकता है। ये बोलने के लहजे, एक्सेंट पर निर्भर करता है।
इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, कि आप किस प्रकार से अंग्रेजी के सेंटेंस को बोल रहे हो, क्या आपका लहजा है। द टीचर सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो आप क्या लिखोगे, द टीचर साइड क्वेश्चन बदलोगे एडवाइज्ड। अब बात आती है ऑलवेज आ गया, पर मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो कौन दी हुई है, स्पीक दी हुई है, टू लगाएंगे, लेकिन पहले क्या लिखेंगे, ऑलवेज, फिर लिखेंगे टू, फिर स्पीक और फिर द ट्रुथ। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनेगा। और यदि ये ऑलवेज पीछे आता है तो आप सीधा बना दोगे द टीचर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज, या ऑलवेज टू स्पीक द ट्रुथ, या टू स्पीक ऑलवेज द ट्रुथ, ऐसे भी हो सकता है सेंटेंस। यह आपका इम्पैक्ट सेंटेंस का ये फर्स्ट भाग समाप्त हो गया, पहला। दूसरा, तीसरा और चौथा, चार प्रकार और तीन प्रकार और है उसमें, चार प्रकार होते हैं इसके टोटल। इसके बारे में कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर्स। आप यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हो क्लास 10th, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक्स अगेन।